Question now, sir. Please, honorable members. Question hour, please. Question hour, please. Question 226. Question 226. Yes. माननीय सभापति जी, Silence, please. Silence. जी. लिखित उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। Supplementaries, please. माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से ट्रम्प प्रशासन के शासन में आने के बाद जो सूचनाएं आई हैं उस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। यह सही है कि आंतरिक सुरक्षा हर देश का अपना मसला है और उस मसले के अंतर्गत वह अपनी नीतियों का निर्धारण कर सकती है, लेकिन कुल 6 मिलियन अवैध लोग अमेरिका के अंदर प्रवेश किए, उसमें मैक्सिको से बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। मात्र 3 लाख या उससे भी कम भारतीय हैं। क्या वो चिन्हित किए जा चुके हैं? और अगर किए जा चुके हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए या उनका वहां से प्रत्यावर्तन किए जाने की स्थिति में हमारी सरकार की कितनी तैयारी है? सभापति जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सांसद को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि अवैध लोगों की नीति में कोई परिवर्तन ट्रंप प्रशासन आने के बाद नहीं हुआ। जनवरी 2012 में सबसे पहले एक आंकड़ा आया जिसमें अमेरिका में ये कहा गया कि 11.43 मिलियंस इलीगल इमिग्रेंट्स वहां रहते हैं, जिसमें से उन्होंने कहा 2,60,000 भारतीय हैं। ये जनवरी 2012 की बात है, जब ट्रंप प्रशासन नहीं था। और अभी भी हमने उस आंकड़े को तब माना नहीं, क्योंकि जब तक राष्ट्रीयता का की जांच हम न कर ले, हम कैसे उस आंकड़े को माने। और अभी जो हमें लिस्ट दी गई है वो केवल 271 लोगों की दी गई है, लेकिन उस 271 की लिस्ट भी हमने मानी नहीं। हमने कहा हमें डिटेल्स दीजिए, हम कोई राष्ट्रीयता की जांच करेंगे, उसके बाद उनको डिपोर्टेशन के लिए हम लोग इमरजेंसी सर्टिफिकेट देंगे। तो ये कहना पहले तो कि ट्रंप प्रशासन के आने के बाद नीति परिवर्तन हुआ, ये सही नहीं है। और इस समय हमें जो लिस्ट दी गई है वो मात्र 271 की दी गई है। दूसरा प्रश्न। ये तो मैं बाप के माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं स्पष्टीकरण के लिए। जो अवैध रूप से जिनका अनधिकृत प्रवेश है वो तो एक कानूनी मसला है, लेकिन यह भी हो सकता है सत्य नहीं हो, लेकिन H1B वीसा लेकर के जो लोग वहां कार्यरत हैं और आईटी इंडस्ट्री में सिलिकॉन वैली में कम से कम 150 बिलियन की इंडस्ट्री भारतीय मूल के लोगों ने बनाई है। फेसबुक के माध्यम से और अन्य विधाओं से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि उनके वीसा वो सशंकित हैं, एक असुरक्षा की भावना है। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के नाम पर और तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है और उनकी पत्नियों का भी वीसा का रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है। इसमें कितना तथ्य है, और अगर तथ्य है तो क्या इस पूरे मामले की विधिक वीसा लेकर के जो वहां कार्यरत है और इतना ज्यादा योगदान दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या हमारी सरकार कुछ कदम उठा रही है? सभापति जी, माननीय सांसद ने जो प्रश्न पूछा था वो इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में था। मुझे खुशी है उन्होंने ये सवाल पूछा जो वैध लोगों के बारे में। ये जो भी H1B वीजा होल्डर्स हैं या L1 वीजा होल्डर्स हैं वो सब लीगल इमिग्रेंट्स हैं। जहां तक सवाल है कि उनके ऊपर कोई तलवार लटकी हुई है, 4 बिल जरूर कांग्रेस में आए हैं, लेकिन अभी वो कांग्रेस से पारित हुए बिना लागू नहीं होंगे। और हम बहुत उच्च स्तर पर इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और यूएस से इंगेजमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि एक तो अभी चिंता का कोई विषय नहीं है। और जहां तक उन्होंने स्पाउसेस की बात की, मैं बताना चाहूंगी माननीय सांसद को कि सन 2015 में जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जी की राष्ट्रपति ओबामा से बातचीत हुई थी, तब ये सुविधा प्रदान की गई थी। अभी तक ये सुविधा छीनी नहीं गई है, लेकिन जहां तक H1B वीजा का सवाल है, लगातार इसमें फ्लिप फ्लॉप होता रहा है। और ये एक्ट जब 1990 में आया था, उस समय मात्र 65,000 लोगों को ये वीजा दिया जाता था, लेकिन 98 में इसे बढ़ाया गया और 2000 में जब हमारी सरकार थी, उस समय एक एक्ट पारित किया गया और वीजा रिफॉर्म्स एक्ट, उसमें इसको 1,95,000 कर दिया गया और वो भी 3 वर्ष की अवधि के लिए। 2000, 2001, 2001, 2 और 3 तक वो चला। 2004 दिसंबर में
फिर एक और एक्ट पास हुआ वीजा रिफॉर्म्स एक्ट के नाते से, पहले वाले को हम अमेरिकन कॉम्पिटिटिवनेस 21st सेंचुरी एक्ट कहते हैं, दूसरे को हम वीजा रिफॉर्म्स एक्ट के नाम से ही जानते हैं। उसमें वापस उसको 65,000 कर दिया गया। तो ये पहली बात तो ये कि सब कुछ ट्रंप प्रशासन में हो रहा है, ये नहीं है। उस समय ट्रंप प्रशासन नहीं था, उस समय प्रेसिडेंट बुश का शासन था 2004 में, जिस समय इसको वापस 1,95,000 से 65,000 कर दिया गया। और दिसंबर 2004 में हमारी सरकार भी नहीं थी। इसलिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार किसी की भी रही हो, इस तरह का फ्लिप फ्लॉप उनकी नीति में परिवर्तन करता रहता है, लेकिन कोई भी सरकार रही वो अपने भारतीय हितों के बारे में उनसे बात करती है। और जैसा मैंने कहा कि स्पाउसेस को जो अधिकार दिलवाया था वो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही राष्ट्रपति जी से बात करके दिलवाया था। अब भी हम लगातार बात कर रहे हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि किसी तरह से हमारे आईटी इंडस्ट्री के या लोगों के हित प्रभावित हों। हम बार बार यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को जो एक बात कह रहे हैं वो ये कि ये आपकी नौकरियां नहीं चुरा रहे, ये आपकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये बात धीरे धीरे कांग्रेसमैन के भी समझ में आ रही है, अमेरिकी प्रशासन के समझ में। Thank you, Shri Anand Sharma. Sir, before I ask my supplementary, I would like to No, just supplementary, sir, please. welcome the External Affairs Minister. All right. She, after her recovery. Everybody and that she associates is with back, you on we all that. are very happy and we wish her long life and good health. Sir, Now, my supplementary pertains to the movement of skilled professionals, which the Honorable Minister has just referred to. Sir, this is about H-1B and L-1 visas, sir. So it's true that number of bills have been placed before the US Congress, 4 to be precise, and recently there have been 3 bills, one by Chuck Grassley and Dick Durbin. This is about curbing on H-1B visas. Subsequent to that, even before they were taken up for consideration, the processing, that's the premium reprocessing, where expeditiously the applications were disposed of, that has been dispensed with and stopped, for which the concern has been expressed. Equally, sir, there are 2 bills on anti-outsourcing. Now, as the Honorable Minister has said, that's true, that there are reports, sir, for every job outsourced, there are 2 higher value jobs which are created in the parent company back in the United States of America. Equally, it is important, sir, to make a distinction. And that's What's what the I was question? urged. My question is, have we made this distinction very clear and firm to the US government that the temporary movement of skilled professionals from India, which is the requirement of the US IT industry, must not be mixed up as immigrants? Because they are not immigrants, they are neither getting their social security contributions back, they are not getting any benefits. In fact, this is an ongoing issue between India and the United States. They get no benefits, and the visas are structured in a manner that they make billions of dollars in social security contribution returned to India, and now they are being humiliated. So credible assurances, I would urge the Minister, whether steps are being taken to ensure that they are protected, their rights are protected, and they are not treated as immigrants and deported. Thank you. मैंने उनके आधे प्रश्न का उत्तर तो पिछले प्रश्न के उत्तर में दे दिया कि जहां तो मैंने खुद ही स्वीकार किया कि कुछ बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन वो इस रूप में पारित ना हो, इसके लिए हम लोग पूरा जोर लगा रहे हैं। अभी विदेश सचिव गए थे जब यूएस, तो वो कांग्रेसमैन से भी मिले, जिसमें उन लोगों ने कहा कि नहीं, भारतीयों के वो बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। हम प्रशासन से भी मिले। तो जहां तक H-1B और L-1 वीजा का सवाल है, हम लोग इसमें लगे हुए हैं, बातचीत लगातार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से भारतीय आईटी इंडस्ट्री और यहाँ के प्रोफेशनल्स का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। और हम उन्हें ये कह रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो आपकी नौकरियां नहीं ले रहे, वो आपकी अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। जहां तक आपने सोशल सिक्योरिटी की बात की, वो मसला आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है, और उस बीच में दोनों सरकारें रही हैं, आप भी रहे हैं, हम भी रहे हैं। जब मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते राष्ट्रपति ओबामा से मिली थी, तो जो प्रमुख सवाल मैंने उठाया था वो मैंने यही उठाया था, टोटलाइजेशन का। तो वो विषय बहुत पुराना चल रहा है। अभी तो इस समय जैसे आप कह रहे हैं कि तलवार नौकरियों की लटकी हुई है, तो ये विषय तो अभी पीछे पड़ा हुआ है।
एक बार इनकी नौकरियां बच जाएं तो दोबारा से वो विषय उठाएंगे, लेकिन हर सरकार ने टोटलाइजेशन एग्रीमेंट की बात की। श्री दिलीप भाई पांड्या। Here the question was asked, and in that question it was stated that 11 million undocumented migrants. In reply, Honorable Minister has stated that there is no authenticate figure with her. Also, it is stated that U.S. facilitate issued travel documents. I want to ask whether travel documents has been asked by any Indians, whether the government of India is trying to support, to help them to get those travel documents, and how many people have applied for that? Thank you. पहले तो मैं बताऊं कि जो मैंने कहा कि कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है, जब हम उनको अवैध कह रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड कह रहे हैं, तो प्रामाणिक आंकड़ा कैसे हो सकता है? जो अवैध रूप से जाते हैं वो एम्बेसी से संपर्क ही नहीं करते, उनके पास दस्तावेज नहीं है, तो वो क्यों आएंगे? तो कोई भी एम्बेसी ये नहीं कह सकती कि ये प्रामाणिक आंकड़ा है। ये आंकड़ा भारत सरकार के को उस समय एक रिपोर्ट में दिया गया था कि 2,60,000 है, जिसको हमने माना नहीं। रही ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स की बात, वो आकर अप्लाई नहीं करते, वो क्यों आना चाहेंगे वापस? ये उनकी सरकार हमको देती है और हम उनकी दिए हुए आंकड़े में सबको ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं दे देते। हम सबसे पहले उनकी राष्ट्रीयता की जांच करते हैं और जब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ ये वाकई भारतीय हैं, तब उनकी सुरक्षित वापसी के लिए हम ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट देते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट हम न दें तो वो उनको अवैध करके जेल में डाल देंगे, उन पर मुकदमा चलाएंगे, वो और संकट में फंसेंगे। तो ये वो स्वयं मांगने नहीं आते। पर मैं आपको कह सकती हूँ कि 2014 से और अब तक 576 लोगों को हम लोगों ने ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। थैंक यू। श्री जेठमलानी। I wish to assure the Honourable Minister that I am not asking anything in a spirit of hostility or criticism. This is Question, please. gentle advice which I wish to give by asking this question. Sir, first of all, it is well known that the President of the United States wishes to establish friendly relations with India. Secondly, except those who have initially entered the United States illegally and their initial entry is a criminal offense under the law of the United States, all others have some protections both under international law as well as the domestic constitutional law of the United States. Sir, I request the Honourable Minister to undertake a serious study of both these problems and be sure that a gentle approach to President Trump will solve this problem, and it will be the greatest flower in your... That's a you know what. suggestion. प्रश्न के बजाय सुझाव दिया, हम इस सुझाव पर जरूर काम करेंगे राम जी। Thank you very much. Question 227. Questioner absent. Let the answer be laid on the table. प्रश्नोत्तर सभापटल पर रखा है। Thank you. Supplementary, Shri Punia. धन्यवाद सभापति जी। मैंने राज्यसभा क्वेश्चन अनस्टार्ड क्वेश्चन 747 8 फरवरी 2017 को पूछा था और उसमें विस्तार से बताया गया था कि प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने के लिए SC/ST हब क्रिएट किए हैं, इस आदेश जारी किए हैं। और ये भी बताया गया था 2016 से 20 के बीच में 490 करोड़ अनुमानित लागत होगी, लेकिन जो आंकड़े हैं उसको देखने से पता लगा कि 2016-17 में केवल 20 करोड़ और 2017-18 में 60 करोड़, कुल 80 करोड़ रुपया अभी तक आवंटित किया गया है, जबकि टोटल लागत अनुमानित बजट 490 करोड़ का था। तो 410 करोड़ रुपया अब आगे आने वाले 2-3 साल में खर्च होना है। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा, क्या सरकार स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इस वर्ष भी बजट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और क्या ये प्रयास करेंगे कि 2020 तक जो 490 करोड़ रुपए का जो बजट अनुमानित था वो पूरा खर्च करके जो उद्देश्य रखे गए थे उसकी प्राप्ति कर सकेंगे, और क्या इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने MSME मंत्रालय से विचार विमर्श इस विषय में किया? Thank you. माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि ये योजना 2016-17 से लेकर 2019-20 तक के लिए
शुरू की गई थी और इसमें पहले वर्ष के लिए जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा कि 20 करोड़ रखा गया था और ये दिसंबर 16 तक, क्योंकि ये नई योजना है इसलिए थोड़ा इसको पहले चरण में थोड़ा इसके क्रियान्वित करने में थोड़ी सी शुरुआत में अभी शुरुआत ही है, इसलिए दिसंबर 16 तक 4,553 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए और उसके बाद जो दिसंबर के बाद अभी 3.85 करोड़ अभी तक खर्च किए जा चुके हैं और अगले वर्ष के लिए 30 करोड़ इसके 60 करोड़ रुपए 17-18 के लिए रखे गए क्योंकि ये इनिशियल स्टेज पे है, इस कारण इसका पहले शुरुआत में थोड़ा कम बजट रखा है और धीरे धीरे ये इसका जैसे जैसे मार्केट में इसका दर बढ़ेगी तो इसमें नेचुरली जो इस योजना को तय किया गया है इसके अनुसार खर्च किया जाएगा। श्री गोहिल, मैं इस सरकार को बधाई देता हूं कि 2016 में उत्थान के लिए ST/SC उत्थान के लिए स्टार्ट किया गया। सर, गुजरात में ये ऐसे केंद्र स्थापित किया गया है और अगर किया गया है तो इसमें कितना इस वर्ष का बजट में प्रावधान है? सर, ये करना बहुत जरूरी है और वहाँ गुजरात में हमारे बहुत सारे ST/SC के लोग हैं, वहाँ ज्यादा से ज्यादा अगर बजट में प्रावधान किया जाए, हम इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है? थैंक यू। गुजरात का जी माननीय सभापति महोदय, मुझे ये जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वर्तमान सरकार ने मोदी साहब के नेतृत्व में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश करके सफलतापूर्वक उद्योग चलाने की दृष्टि से अनेक योजनाएं बनाई है। जनधन योजना से मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना और वेंचर कैपिटल फंड और उद्यमिता ऋण गारंटी योजना। अब ये इन योजनाओं के माध्यम से उद्योगपति औद्योगिक क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर्स के रूप में आ रहे हैं, उनको उनका कारखाना व्यवस्थित चले, उनका संस्थान व्यवस्थित चले, इसके मदद देने के लिए ये हब बनाया है और इस हब को 18 अक्टूबर 2016 को लुधियाना से प्रारंभ किया है। अब जैसा माननीय राज्य मंत्री जी ने कहा, ये इनिशियल स्टेज पर है। हमने जो इसमें योजना बनाई है उसके अनुसार प्रथम दृष्टया रजिस्ट्रेशन करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और रजिस्ट्रेशन के आंकड़े मेरे पास है, अगर आप अनुमति दे तो मैं वो जानकारी दे दूं। और मेरा आशय यह है कि अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है और फिर सप्लाई करने के लिए भी अलग से एक रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था की है। वो रजिस्ट्रेशन के आंकड़े इतने हैं कि जो 490 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है उसकी पूर्ति हम निर्धारित समयावधि में कर सकेंगे। मैं रजिस्ट्रेशन के आंकड़े आप अगर कहें तो मैं बता सकता हूं, टोटल आंकड़े बता देता हूं। SC/ST के भी अलग अलग मेरे पास है, पर टोटल आंकड़े मैं बता देता हूं अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है और उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर आगे ये उनको खरीदी उनकी ठीक से हो सके भारत सरकार के मंत्रालयों में या उपक्रमों में, उसकी सुविधा देने के लिए ये है 2,82,9,689 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनके आवेदन डेटा जो सिस्टम एक बनाया है उसमें अप्लाई करेंगे ये सुविधा लेने के लिए और फिर सुविधाओं की स्वीकृति देंगे। तो आपने जो आशंका व्यक्त की है कि 490 करोड़ रुपए स्वीकृत जो हुए हैं बजट प्रावधान, उसका उपयोग होगा कि नहीं होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हो जाएगा। जहां तक गुजरात का प्रश्न है, मेरे पास गुजरात के रजिस्ट्रेशन के आंकड़े भी है और गुजरात में 2,41,529 का रजिस्ट्रेशन हुआ है और रजिस्ट्रेशन के बाद जो आगे की प्रक्रिया है उसको पूरा करके हम इनको सुविधा दिलाएंगे और ये लगभग सभी राज्यों की जानकारी है। 2,82,09,689। थैंक यू। श्री विजय साई रेड्डी। The Honorable Minister in his reply has stated that
SC/ST hub, which the government of India has launched, is providing support, and in the reply he has enlisted 8 functions that it is carrying out. Sir, the major problem what the SC/ST entrepreneurs are facing is in identifying the business partners and also in procurement. I would like to know, because you see, the Confederation of Indian Industry, CII, has an initiative of affirmative action, and 927 companies have signed, and out of 927 companies, only 307 companies have complied with. Sir, I would like to know from the government whether Government of India is taking any measures to address the specific concerns relating to caste discrimination faced by Dalits, Dalit entrepreneurs in carrying out the business, and any initiative being taken by the government, the problem what they are facing in identifying the business partners and the procurement, the problem what they are facing in their procurement. Thank you. Thank you. जैसा मैंने कहा कि ये नई योजना है, फिर भी हमने इन 6 महीनों के अंदर अंदर बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। जैसे माननीय सदस्य ने स्वयं ने कहा है कि 8 प्रदर्शनियां हुई है, तो वो 8 प्रदर्शनियों में देश भर के लोगों जो उद्यमिता के क्षेत्र में है उनको आमंत्रित किया गया था। उसमें से बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया है। उसमें उनको हम मार्केटिंग की जो कुशलता है उसके बारे में बताते हैं, वो उनको बताया है। और उसके बाद जैसा मैंने बताया था 37 प्रोग्राम और ऐसे हुए हैं जो इसी आशय को ध्यान में रख करके किए हैं। अन्य स्थानों पर 8 पंजाब में हुए हैं, बाकी अन्य स्थानों पर हुए हैं। कुल मिलाकर हमने जो कार्य योजना बनाई है उस पर हम तेज गति से अमल कर रहे हैं, और मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि जिस उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया है उस उद्देश्य की प्राप्ति हम कर सकेंगे। अभी तक ये महसूस किया गया है, नियम पहले से भी बना हुआ है, प्रावधान पहले से ही किया गया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उद्यमियों से वो जो उत्पादन करते हैं उस उत्पादन का जो भारत सरकार के मंत्रालय या उपक्रम खरीदी करते हैं उसका 20% में से भी 20% तो ऐसी टोटल संस्थाओं से खरीदना, और 4% उसमें से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों से ही खरीदना। परंतु वो खरीदी की कार्रवाई 1% भी नहीं हो पा रही थी। उस बात को ध्यान में रख करके ही ये योजना बनाई, और इस हब के माध्यम से हमारा प्रयास है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उद्यमियों से जो नियम बना है उसके अनुसार भारत सरकार के मंत्रालय और उपक्रम खरीदी करें। Thank you. Question 228. Sir, question 228. Right. विवरण सभा पटल पर रख दिए। Supplementary, please. Thank you, sir. Sir, the reply raised serious concern over the quality and quantity of the academic research in our country. Sir, we are able to produce only 0.7% PhD holders while considering the total number of students admitted in various colleges and universities in our country. And the corresponding figure in many countries are more than 5%. And earlier the figure was higher. Sir, during the last 2 decades, we are witnessing a rapid growth in the higher education in our country. But that growth is registered due to the mushrooming growth of private self-financing institutions. Question? Sir, I am coming to the question, sir. And among the we did not find a place among the 250 world-class institutions worldwide. And my question is, sir, as the mushrooming growth of private institutions did not bring about any shift so far as the quality of research, quality of education is concerned, and while considering all these things, all these aspects, whether the government
has got a concrete plan for a quantitative improvement and also the qualitative improvement, irrespective as there are certain regulative mechanism. Irrespective of those regulative mechanism, government has got any, whether the government has got any concrete plan of action for the quantitative and qualitative improvement of the academic research in our country. Thank you. माननीय हमने ये जो बात माननीय सांसद जी ने कही वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और गुणवत्ता परक शोध के लिए ही पहले ऐसी व्यवस्था थी कि गाइड जिसको भी चाहते थे उसको सेलेक्ट करते थे, लेकिन अब यूजीसी ने व्यवस्था गाइड निर्देशित किया कि पहले हम एमफिल पीएचडी में उनका टेस्ट लेंगे, टेस्ट से एक लेवल पर उनको जज करेंगे, उसको जज करने के बाद वो उस लेवल पर हैं कि नहीं और इसके बाद उनको गाइड उनको अपना चयन करेगा आफ्टर टेस्ट, फिर सिलेक्शन करेगा थ्रू इंटरव्यू। इसके बाद से ये क्रम थोड़ा सुधरा है और इसी नाते से और चीजें पूरे देश में एक दूसरे को इंटरेक्ट हो, इस नाते कई ऐसे पोर्टल बनाए गए हैं जिससे कि मिसचीफिंग भी न हो पाए और गुणवत्ता का विकास हो। इस पर सरकार ने अच्छे प्रयत्न किए और यूजीसी ने उस पर आगे पहल की है और हम लोगों ने एडवाइस दिया यूनिवर्सिटीज को। हमारा जो ड्यूटी है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ऑटोनॉमस है, उनको हम एडवाइस दे रहे हैं और ये कोशिश हो रही है। Second question. Sir, in fact, I was demanding for more concentration on the part of government for ensuring more research scholars to be produced. That is the main intention of my question, but the answer has come in some other way. It's all right. And sir, my second question is that, sir, we are, as parliament members, we are getting lot of complaints regarding the disbursement of scholarships and also fellowships. Due to lot of stringent regulations, all those things are there, and that is why, yes, universities are failing to submit utilization certificate, etc., etc. And students are not in a position to get scholarship and fellowships in time. And sir, the fellowship and scholarship is being provided by the UGC and ICT, etc., is a very meager amount, considering the research that the students are undertaking. So it has to be increased. See, we are getting lot many. I myself personally wrote the ICT, UGC for timely disbursement of this scholarship. Question, please. So my question is that whether the government will increase the scholarship, the amount of scholarship and freeship, and also ensure a procedure for ensuring timely disbursement of the scholarship and, fellowship. Thank you, sir. हम इसका पूरा ध्यान रखते हैं कि उन्हें समय पर स्कॉलरशिप मिले और इसके साथ फिर भी यूजीसी ने अपना पोर्टल जारी किया है स्टूडेंट ग्रीवांसेस के लिए और आज की स्थिति तक जो भी स्टूडेंट ग्रीवांसेस आई थी उसमें 715 की शिकायतें थी, जिसमें सभी की शिकायतों का निस्तारण किया गया और 13 प्रोसेस में है और 2014 से ये जो स्कॉलरशिप अमाउंट है इसमें हम लोगों ने पिछले वर्षों की तुलना में 55% की वृद्धि की है। हम खुद चिंता कर रहे हैं। Thank you, Shri Jogan Chaudhary. Honorable Chairman, sir, I would like to put a supplementary questions to the Honorable Minister of HRD through you. I have two questions. One, please. One, whether PhD is essential and should continue to stay as mandatory qualification for employment or promotion in case of practical and creative subjects like art of painting, dance, performing arts, where competence and innovation in practice reigns the supreme. When getting PhD can be purely by academic practice and many times on obscure and insignificant subjects. Thank you.
And second one is... One question, please. शैक्षिक क्षेत्र में अध्यापन की और शोध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पीएचडी को सभी जगह महत्व दिया गया है और देश और विदेश में स्वाभाविक रूप से पीएचडी को प्राथमिकता दी जाती है। इस नाते शैक्षणिक क्षेत्र में इनोवेशन को और बढ़ाने के लिए पीएचडी की अपरिहार्यता है। श्री प्रभाकर कौर, ये तो बहुत सीरियस मैटर है सर। Even neighbor country like Pakistan, compared to Bangladesh, such a small country, we are compared to that country also, we are much more less in PhD holders every year, whatever pace. And basically my question, sir, if you see the totally last 3 years number, in PhD is coming down, number of students are coming down. Because two important aspects, their basic science, like a BSc and BA, basic subjects, there is no students. There are many subjects, they closed in college. So there is, and even in university, there is a worse than this. There is no professors, there is no senior professor, there is no guide in most of the universities. So because of that, the quality and quantity of PhD holder in this country is coming down. Whether its government is serious of thinking is a very serious matter. Such a big country, 0.7% of the students they are going for the PhD because of there is no facilities in university and there is no students because there is no facilities in university because of that students are not going for the university. Thank you. Thank you. Can I government say come out with a new thing? Thank you. महोदय, माननीय सांसद जी की ये जानकारी इस वर्ष के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि ये बात ठीक है उन्होंने जो कही कि 2013-14 का मेरा देश के सभी विश्वविद्यालयों का आंकड़ा है, वो 23,861 स्टूडेंट पीएचडी किए, लेकिन 2014-15 में थोड़ा ये घटा 21,830, लेकिन आज 2015-16 में नए प्रयत्नों से, नए प्रोत्साहन से और प्रॉपर ध्यान देने से हमारी पूरे देश की पीएचडी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ी है। वो 24,171 स्टूडेंट ये 2015-16 में पीएचडी किए अवार्डेड हुए हैं और आगे हम उनके जो फैकल्टीज की कमी है इस पर लगातार यूजीसी और हमारा डिपार्टमेंट एडवाइस भेज रहा है और एक विशेष ड्राइव द्वारा जगह जगह वो फैकल्टीज की कमी पूरी की जा रही है, जिससे कि वो कमी पूरी हो और पीएचडी स्टूडेंट को और भी अवसर मिले और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। प्रोफेसर नहीं है, गाइड नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो कैसा पीएचडी होंगे सर? दैट इज अ बेसिक क्वेश्चन। 1 minute प्लीज, 1 minute। हमने तो यही बताया माननीय सांसद जी को कि हम लोगों ने एडवाइज और लगातार स्पेशल ड्राइव करके और पीएचडी के लिए उनको और अवसर मिले ताकि प्रोफेसर हो, इसके लिए स्पेशल ड्राइव करके लगातार कर रहे हैं, फैकल्टी भरी जा रही है। थैंक यू। यस, यस, 1 minute प्लीज। Sir, we are all concerned about the status of research in this country. India, which was far ahead in the 90s of China, now China has overtaken us. We are spending only 0.82% of our GDP in research, while a small country like Korea is spending about 3.74% of the GDP. So the recent guidelines of admission by the UGC would further reduce the numbers if it is implemented. They have reduced the numbers of MPhil and PhD by 70% all over the country. And particularly in case of JNU, sir, they have changed the university has changed the admission procedures also. Earlier there was a provision in the admission procedure which took into the issues, it looked into the issues of deprivation points for weaker sections in the research courses, which they have done away with.
Also, they had earlier decided to have admissions only through Viva. Now, of course, after the protest, it has... What's the question? So my question is, the guidelines issued by UGC are counterproductive to the existing research status in this country. Would Honorable Minister, as MOS has just now said, that they want to increase the numbers, he is saying something here, but the UGC guidelines are totally contrary to that. Would he please kindly reconsider? See, our effort is to improve the quality of research as well as, and therefore many initiatives have been taken. I'll just quote few. GYAN, under which foreign faculties are coming to this country, universities and colleges, and they take one course. 200 such faculties came this year, and now for next year, academic season, 600 are slated. So they stay here for 3 weeks and complete their course. That's one. We have 1 minute. As far as JNU you specifically asked, let me be very clear that the UGC mandate एक रिसर्च गाइड 8 लोगों को गाइड कर सकता है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर 6 को कर सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर 4 को करता है। दुनिया भर में इससे कम संख्या होती है, प्रोफेसर 4 को ही करता है। They do only guide only 4 students, but we have already made because we want more PhDs to come up, more research to grow, and we need to calibrate both quality of research as well as the number of good quality. So what has UGC done is implemented by all 800 universities, and now Delhi matter was JNU matter went to the court, and Delhi High Court has has given their verdict that every university has to follow the UGC guideline. So that they are following up. And let me tell you, there was news item yesterday that in JNU there will be less number of research and admissions. That is as of now because there were many. JNU में एक अलग स्थिति थी कि एक रिसर्च स्कॉलर या एक प्रोफेसर 5 को भी बता रहा है, 15 को भी पढ़ा रहा है, 20 और 25 तक एक, have you heard anywhere that one professor is guiding 25 research scholars? But that has happened, and therefore now we have mandated, means the court has mandated that you have to follow the UGC guideline, and there are 300 vacancies, scheduled caste, scheduled tribes, 190 vacancies were there, they were not filled for years. Now the advertisement issued, applications are received, interviews are already started of Divyangas and others. So when all these faculties within months will be completed, the seats for research in JNU will be more than last year. Thank you. Question, no further discussion. No further discussion. Please, if the answer is wrong, you know the process. No, please, if it is factually wrong, Digvijay Singh ji, you know the procedure. Question 229. 229, yes. Let the answer be given. By Sharma Sahab, please. You have a different discussion on this. बैठ जाइए, please don't. Mr. Narayanan, you ask your supplementaries, please. Yes. Thank you, the Minister, for giving me details of the answer. Now, because our country is very backward in general education, school education, we are 126th or so. We were 126th or so in out of 140 a couple of years back. Now, you have given details regarding the SSA and RMSA and all that. But in different states, we have got different levels, quantity-wise and quality-wise. Entry in the enrollment in the schools as well also the quality. So,
prescribing uniform standards. That of course they should maintain. But in minor details, if you insist on the uniform standards, the states will find difficult in various areas. So my question is, will the government, the HRD, will be giving some leeway to the states to attack the problems they have at hand? And also, you should year-wise you have to review these things, whether they have done it properly. Will such a thing will be done in this matter? Thank you. महोदय, राज्यों की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। माननीय सदस्य की बात से निश्चित रूप से हम सहमत हैं और इसका ख्याल हम अपनी पॉलिसी को बनाते समय रखते भी हैं। और अभी जो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी ठीक करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए गए हैं, जो मेंशन किया गया है उत्तर में, उसमें माननीय सदस्य मैं आग्रह करूंगा कि नो डिटेंशन पॉलिसी जो हमारी अभी चल रही है, उसमें हमने सभी स्टेट्स को बुलाकर उनसे मीटिंग की और फिर उनके अलग अलग सुझाव लिए और उसके आधार पे अलग अलग स्टेट ने, अधिकांश राज्यों ने कहा कि नो डिटेंशन पॉलिसी रिव्यू होना चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए। कुछ ही राज्यों ने कहा कि नहीं चलना चाहिए। हमने सबका ख्याल रखा और इसके आधार पे हमने राज्यों के ऊपर छोड़ने का प्रस्ताव किया है कि राज्य ही डिसीजन लेंगे कि उनको नो डिटेंशन पॉलिसी लाना है, उसमें बदलाव करना है या उसको आगे जारी रखना है। तो इस तरह से जो भी हम करते हैं, निश्चित रूप से विभिन्न स्टेट्स को हमने उदाहरण के लिए एक बात बताई, लेकिन अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग उनकी आवश्यकता के हिसाब से, उनकी परिस्थिति के हिसाब से हम करते हैं। Second question. Yes, my question was also regarding the teaching of language, mathematics and English. Now, in our country, in various states we find that in both in English and mathematics, the general level is very poor. One thing is that in English, we have to teach that language in the way that is being taught. It is should not be taught in the way in which either Hindi or Malayalam will be taught, because the whole structure of the sentence and all that will be different. So, my question is, will the teaching of English be done in such a way that the students are trained to speak in English and to write in English? See, what we are now doing is to do parroting. I was also a teacher, that is why I am saying. The parroting, that is not the parroting. The individual student should be guided to express herself. Thank you. Along with that, in mathematics also, that is generally in all countries, mathematics is a difficult subject. So whether we will give a particular way in which it can be done. There are various ways, I don't want to go into details. Whether this will be done. Answer. महोदय, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में जो माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, इंग्लिश के लिए अलग से हमने योजना बनाई है। उन्नति प्रोजेक्ट अलग अलग स्टेट, कई स्टेट ने हमारे यहाँ उसका प्रोजेक्ट दिया और उसको बिल्कुल हम लोगों ने देख करके उनको अलाउ किया है, उन्नति प्रोजेक्ट। तो कोई स्टेट अगर उस तरह से इंग्लिश के लर्निंग के लिए अलग से भी करता है तो हम प्लीज हम बिल्कुल, गुणवत्ता खराब है, इससे हम सहमत हैं और गुणवत्ता आज नहीं खराब हुई है, गुणवत्ता खराब होने की प्रक्रिया पहले से चल रही है। और माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं, जब से हमारी सरकार बनी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद इनिशिएटिव लिया है और प्रधानमंत्री जी ने खुद हम सभी मिनिस्टर्स को और बाकी अधिकारियों को बुलाकर क्वालिटी एजुकेशन कैसे लाया जाए, कैसे इसमें सुधार हो, इसके लिए खुद उन्होंने इंटरवेन किया है और उसके आधार पे उसके आधार पे बैठ जाइए, सुन लीजिए महोदय प्लीज प्लीज अभियान precious time is being lost in this. महोदय, प्लीज पढ़े भारत बढ़े भारत, पढ़े भारत बढ़े भारत, पढ़े भारत बढ़े भारत नाम से एक सर्व शिक्षा अभियान के तहत
हमने योजना ली है और उसमें जो क्लास 1, क्लास 2 के बच्चे हैं उन्होंने कहा मदर टंग के बारे में, लोकल लैंग्वेज के बारे में, तो लोकल लैंग्वेज बच्चों के अंदर कैसे उसको सीख पाए, इंग्लिश कैसे सीख पाए, मैथमेटिक्स कैसे सीख पाए, तो इस तरह से इसके लिए अलग भी योजना है जो चल रही है। श्री भट्टाचार्य जी। The Sarva Shiksha Abhiyan, that is the unique program of UPA government. But nowadays, in the hand of the India government, particularly BJP government, we have seen the two very important matters. One, the teachers of Sarva Shiksha Abhiyan, they are not getting their salary properly. You may say it depends on the state government. But my submission would be very clearly, the central government has something to do with this matter. This pay scales has to be properly indicated by the government of India. And if we don't do this thing, then the teaching standard and what you have mentioned here, the teaching standard including the regular in-service teachers training, etc., how it can be fulfilled? Thank you. Kindly tell me. Thank you. महोदय, सैलरी टीचर को कितना मिले इसके लिए ये स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। नहीं महोदय, आप उसमें इंटरफेयर करने लगे तो फिर माननीय सदस्य भी उस पर सवाल उठाएंगे। प्लीज सिट डाउन। में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, राज्यों का अधिकार है, राज्यों के ऊपर है। हम सब सर्व शिक्षा अभियान में सैलरी पैसा देते हैं, हर तरह से हम फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, लेकिन सैलरी कितना देना है किस टीचर को हम यहाँ से नहीं तय कर सकते। थैंक यू। श्री जेटिया। माननीय सभापति जी, सर्व शिक्षा अभियान की चर्चा यहाँ पर हो रही है। योजना केंद्र सरकार की है और कार्यान्वित करने का काम राज्य सरकारें करती है। ऐसे तो मैं सभी शिक्षा के जो उपाय किए गए उसमें इस सरकार का और इसके निर्णयों का स्वागत करूंगा। अब नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में भी जो कहा है, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, तो ऐसे जो निर्णय है उसमें असमंजस हो जाता है। सीधा कहना चाहिए कि इस प्रकार की व्यवस्था लागू होगी जिसमें कि हम परीक्षा के बिना किसी को आगे नहीं जाने देंगे। मेरा प्रश्न सीधा है और मैं पूछना चाहता हूं कि देश में कितने सर्व शिक्षा अभियान और दूसरा प्रोन्नत माध्यमिक स्कूल और प्रत्येक के लिए कितनी धनराशि तथा प्रत्येक के लिए कितनी धनराशि तथा कुल धनराशि का प्रावधान किया गया है? थैंक यू। महोदय, धनराशि का डिटेल माननीय सदस्य को बाद में भिजवा दिया जाएगा, अभी डिटेल नहीं है इसलिए बाद में। हाँ, श्री केशव राव। If the answer is to be believed, because you have 7 believe that this government deserves highest income. I'm talking about RMSS. Under the RMSS, the scheme, I would like to know what is the ratio of funding, number one. Number two, if the ratio is full, then the entire secondary education, if I will go by 50%, will be sponsored and funded by the central government under your scheme. Either you explain that, because this is very vaguely written. What they say is they will give 5 teachers, they give all the equipment, then the teaching aids, then the wherewithals, then the training program. If that's so, all from tomorrow, every state will close down its secondary schools and make all their primary schools and the elementary schools upgrade to high school so that you start paying for them. Am I right in that? महोदय, माननीय सदस्य की आशंका सही नहीं है। हम राज्यों को आरएमएसए के माध्यम से 60-40 के उन्होंने जानना चाहा कि किस रेशियो में देते हैं, तो 60-40 के रेशियो में हम उनको देते हैं और उसके आधार पे हम अलग से भी टीचर जो राज्यों के रेगुलर टीचर होते हैं उसके अलावा आरएमएसए के अलग से टीचर या सर्व शिक्षा अभियान में भी अलग से हम टीचर देते हैं जो रेगुलर टीचर हैं उनके अलावा। क्वेश्चन प्लीज। आपने आरएमएसए की बात की, इधर डिटेल्स नहीं है, या डिटेल्स दीजिए या नहीं तो इसमें क्या लिखा गया है कि 5 लोगों को आप स्कूल देंगे अगर अपग्रेड हुआ तो कल से हर प्राइमरी स्कूल,
हर एलिमेंट्री स्कूल अपना हाई स्कूल को क्लोज करके हम अपग्रेड का नाम दे देंगे उसको, बोलो टोटल इट विल बी फंडेड बाय यू, इजीएस्ट मेथड, आपका रूल। Question 230. Yes. Question 230. Raja, yes, please. सभापति जी एक लिखित उत्तर सभा पटल पर रख दिया। Yes, Mr. Raja. Sir, Sushma ji in fact has given a long detailed answer. However, my question is very specific, pointed one. That is to know the government position on the recent United Nations report raising serious concern about the delay in addressing the allegations of war crimes and in meeting other promises Colombo made when it co-sponsored a resolution at UN Human Rights Council in 2015. Sir, I draw the attention of Sushma ji to the report which has appeared in today's Hindu paper, today's Hindu newspaper. The report is from Geneva. It says UN Rights Chief Blas Colombo. Failure to investigate crimes reflects reluctance to take action. I quote what Mr. Hussain has said. The consistent failure of effectively investigate, prosecute and punish serious crimes appears to reflect a broader reluctance or fear to take action against members of the security forces. This is what Mr. Hussain has said. Now the Sri Lankan government has sought for extension of time for any action. Madam, you know very well, we have discussed on this floor of the House several times. At the end of the war in 2009, at least 1 lakh people were massacred, killed, and thousands of young Tamil people have been declared disappeared. 90,000 Tamil women, almost, they are living a life of widows and semi-widows. That is why, sir, India being the neighboring country, we have a moral obligation, moral right to question the Sri Lankan government, what they have done to investigate the war crimes, the violation of human rights, abuse of human rights. What is the stand of India on this issue? That is what I would like to know. India cannot keep quiet when India co-sponsored such a resolution. Thank you. सभापति जी, राजा जी ने कहा कि गवर्नमेंट की पोजीशन क्या होगी। उन्होंने उस रिपोर्ट का भी जिक्र किया। मैं हिंदू की रिपोर्ट की बात नहीं कर रही, जो हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने जो रिपोर्ट दी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये रेजोल्यूशन 30/1 2015 में आया था, जिस पर वोट नहीं हुआ था, कंसेंसस हुआ था। यूएस स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन था, लेकिन चूंकि श्रीलंका ने स्वयं को स्पॉन्सर किया था, तो बिल्कुल वही चीज इस बार रिपीट हो रही है। 2017 में भी ये रेजोल्यूशन यूएसए, यूके, मैसेडोनिया और बाकी देश को स्पॉन्सर होकर के लेके आए हैं और श्रीलंका स्वयं को स्पॉन्सर बना है। मैं राजा जी को आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगी कि इस पूरे का लक्ष्य जो हमारी वोट करने का, या वो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है श्रीलंका के तमिलों के हितों की सुरक्षा करना। अब ये दो तरीके से की जा सकती है, या तो फोर्सफुली करिए, जोर जबरदस्ती करके, और या एक अच्छे पड़ोसी देश के नाते उन्हें समझा बुझाकर और परसुएड करके करिए। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि ये जो रिपोर्ट है, जितने कंसर्न्स उनके हैं, वो सारे के सारे कंसर्न्स इसमें लिखे गए हैं और रेजोल्यूशन में श्रीलंका से ये अपेक्षा की गई है कि वो इनको 2017 तक पूरा करेगा। और को स्पॉन्सर होने के नाते श्रीलंका ने इन अपेक्षाओं पे खरे उतरने का वादा किया है। तो एक तरफ अपेक्षा और दूसरी तरफ उनका कमिटमेंट, यानी क्या विश्व क्या मांग रहा है श्रीलंका से, और श्रीलंका का ये कहना कि हमें 2 वर्ष और दे दो, हम ये पूरा का पूरा काम करेंगे। इन दोनों चीजों के मद्देनजर एक परिपक्व देश के नाते हम लोगों ने तय किया कि जो कंसेंसस इस पर बन रहा है, हम उस कंसेंसस को नहीं तोड़ेंगे। और राजा जी के लिए मैं ये बता दूं, जो विषय उन्होंने रखे हैं, मैं केवल 5 पॉइंट्स इसमें से आपको बताना चाहूंगी सभापति जी। पहला, उन्होंने कहा द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका टू एम्ब्रेस द रिपोर्ट ऑफ द कंसल्टेशन टास्क फोर्स ऑन रिकंसिलिएशन मैकेनिज्म। present a comprehensive strategy on transitional justice with time-bound plan to implement the commitments welcomed by the Human Rights Council in its resolution 31, that is September 2015. Third, publicly issue unequivocal instructions to all branches of the military, intelligence and police forces
that torture, sexual violence and other human rights violations are prohibited and will be investigated and punished. Next, give the highest priority, ये सबसे बड़ा आप लोगों की चिंता है लैंड की. Give the highest priority to the restitution of all private land that has been occupied by the military and to ending military involvement in commercial and other civilian activities. Next, operationalize the Office of Missing Persons Act and provide the Office of Missing Persons with sufficient resources and technical means. And the last I would like to read, the government of Sri Lanka to develop a national policy that takes into account the specific needs of women and children and strengthen psychological support for victims. अब इस रिपोर्ट को, इस रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि इस रिपोर्ट को आप एम्ब्रेस करेंगे, ये पूरा का पूरा काम अगले 2 वर्षों में करेंगे और स्पॉन्सर यूएसए यूके के साथ और जो को स्पॉन्सर्स हैं उनके साथ श्रीलंका स्वयं को स्पॉन्सर बना है. तो मुझे लगता है कि जो अपेक्षा श्रीलंका से की गई है और जो कमिटमेंट उन्होंने किया है उसके मद्देनजर हमें कंसेंसस के साथ जाना चाहिए. सेकंड क्वेश्चन प्लीज. Sir, despite all these claims, so far no prosecution, no punishment to anybody in Sri Lanka, sir, for war crimes. It is known to the whole world. It is not only to India, but the whole world knows nothing has happened. No justice has been delivered to the people of Tamil people in Sri Lanka. It is known. Let us not forget the fact. And India being the neighbor, India part of the whole development in Sri Lanka should take a moral responsibility to speak for Tamil people in Sri Lanka and bring justice to the people of Tamil people in Sri Lanka. That is my appeal. Government of India should play a proactive role. You speak out morally. Morally you must speak out against Sri Lankan authorities and their attitude. Why they are reluctant. Thank you. No, that is what war crimes. It was war crime. Abuse of human rights, and government of India should not keep quiet, madam. I appeal to you. As a government, you should speak out. Having said that, you talked about the restoration of lands. My second question I am asking you. You are consistently called upon Sri Lanka during bilateral discussions in the international fora to fulfill commitments made to the international community on addressing the issues related to protecting the interests of Tamils in Sri Lanka. I am asking you, the Tamil people, in Sri Lanka have lost their land, have lost their homes, have lost their cultivable land, and it has been occupied by question, please. And that is the sir, during bilateral discussions, what is that India is discussing with Sri Lanka? Could you restore their land to the Tamil people in Sri Lanka and homes to the Sri Lankan Tamil people and their children? You look at the pictures, madam. We are running out of time, Rajaji. Please, sir. Please, there are others also. Sir, you must feel pain. I feel pain when I look at the pictures of Sri Lankan Tamils. Okay. सभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राजा जी को और अपने बाकी सांसदों को कहना चाहती हूँ कि जिस वेदना से उन्होंने ये बात रखी है, उस वेदना से सरकार अपने आप को संबद्ध करती है. और जब से ये युद्ध हुआ है और उसके बाद से जो भी सरकार आई है, उसने श्रीलंकाई तमिलों के बारे में एक भी मीटिंग ऐसी नहीं हुई श्रीलंका के साथ जिसमें ये विषय ना उठाया हो, चाहे पूर्व की सरकार चाहे आज की सरकार. और वो बायलैटरल मीटिंग चाहे प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट सिरिसेना के बीच में हुई हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी और रानिल विक्रमसिंघे के साथ हुई हो, और चाहे मेरी मीटिंग मेरे काउंटर पार्ट विदेश मंत्री मंगल समरवीरा के साथ हुई हो, एक भी मीटिंग ऐसी नहीं जाती जिसमें हम श्रीलंकाई तमिलों के हित की बात नहीं करते. और मैं कहती हूँ, यहाँ खड़े होकर स्वीकार करती हूँ कि अब तक जो किया गया है उससे हमारा बिल्कुल भी संतोषजनक समाधान नहीं है. इसीलिए ये रेजोल्यूशन रिपीट हो रहा है, इसीलिए उनको और 2 वर्ष दिए जा रहे हैं कि जो काम 15 से 17 के बीच में नहीं हुआ वो हो. और मैं आपको बताती हूँ कि ऑपरेटिव पार्ट इस रेजोल्यूशन का क्या है. पहला, रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका टू इम्प्लीमेंट फुल्ली the measures identified by the Council in its resolution 31 of which are outstanding. Second, present a written update to the Human Rights Council at its 37th session. Next, then a comprehensive report followed by a discussion on the implementation of Council Resolution 30/1 at its 40th session. एक टाइमलाइन रखी है, 2017 की टाइमलाइन के साथ ये चीजों की अपेक्षा की गई है. इसलिए मैं उन्हें कहना चाह रही हूँ कि जो उन्होंने पीड़ा रखी है वही पीड़ा भारत की सरकार की है
और श्रीलंकाई तमिलों के हितों के बारे में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो विषय नहीं उठाया गया। और जहां तक ये सवाल है, ठीक है, लैंड्स का मामला बहुत कम हुआ है, प्रिजनर्स का मामला बहुत कम हुआ है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनकी हम अनदेखी ना करें। कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई। ऑनरेबल मिनिस्टर, जिसमें सबसे बड़ी बात जो हुई है कि श्रीलंकाई तमिलों की सबसे बड़ी पार्टी TNA, उसके बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित नेता संबंधन जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और वो स्वयं उस भूमिका में बैठ करके वो सारे काम करवा रहे हैं। Thank you. Question hour over. House adjourned till 2 p.m.